जय हिंद दोस्तों, मैं शेर सिंह तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा इन यूपी पर। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा इन यूपी यूट्यूब चैनल को। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे SSC MTS का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें 8 मई को जो भी तीनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके हम 40 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट सहित जानेंगे, उनसे संबंधित बनने वाले अन्य प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों क्लास आगे आने वाली SSC की परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाने हैं, संभावित प्रश्न, उनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, जो कि दोस्तों 8 मई के एग्जाम में पूछा गया था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर इसका होगा देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। 6 अक्टूबर 1939 को दोस्तों देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। अच्छा दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर। आगे आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी? 6 अक्टूबर 1839 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका आंसर है मार्च 1946। कैबिनेट मिशन दोस्तों मार्च 1946 में भारत आया था। इसके दोस्तों सदस्य की बात करते हैं तो इसका सदस्य पैथिक लॉरेंस थे, जो कि दोस्तों भारत के राज्य सचिव थे। नेक्स्ट सदस्य दोस्तों, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर यह नौवहन विभाग का प्रमुख था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन की दोस्तों अगर बात करें तो यह 1905 ईस्वी में हुआ था, यानी बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा दोस्तों वायसराय कर्जन के समय 20 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी और यह दोस्तों लागू कब से हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट दोस्तों, अगर बात करें कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, तो 1911 में हार्डिंग सेकेंड के समय में दोस्तों बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन के समय में। तो ह्वेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट दोस्तों, ह्वेनसांग ने नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में पल्लवों की राजधानी कांची की यात्रा की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में कांची की यात्रा की थी? तो नरसिंहवर्मन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, मेगास्थनीज की अगर बात करें, मेगास्थनीज भारत कब आया था? तो यह चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आया था और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट, चीनी यात्री जो कि दोस्तों फायान था, वो भारत किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नवरेह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नवरेह उत्सव दोस्तों कश्मीर में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कश्मीर। नवरेह उत्सव कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला एक नववर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन टेनिस खिलाड़ी है? यानी 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन टेनिस का खिलाड़ी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोजर फेडरर। रोजर फेडरर दोस्तों यह टेनिस के खिलाड़ी हैं और अगर पूछा जाए कि ये कहाँ के हैं तो स्विट्जरलैंड के हैं। नेक्स्ट कुछ अन्य खिलाड़ी की बात करते हैं। नोवाक जोकोविच दोस्तों जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। आंद्रे अगासी और सेरेना विलियम्स दोस्तों ये USA के टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है?
तो कपास की खेती की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी दोस्तों कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी का ही अन्य नाम है कपास मृदा। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है कि काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अगर गेहूं की बात करें कि गेहूं किस मिट्टी में अच्छा होता है, तो दोमट मिट्टी, काफ़ी, नारियल, अखरोट के लिए दोस्तों लैटेराइट मिट्टी अच्छी होती है। नेक्स्ट, मूंगफली, चावल, आम के लिए भी दोस्तों लैटेराइट मिट्टी उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा। तो भारत में दोस्तों गरीबी का आकलन जो होता है वो नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है। गरीबी आकलन के लिए दोस्तों कुछ समितियों का गठन किया गया था। उनमें दोस्तों नंबर 1 पर अटल समिति जो कि 1979 में गठित की गई थी। सेकेंड नंबर पे लाड़वाला समिति 1993 में गठित की गई थी। तेंदुलकर समिति दोस्तों, जो कि क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इससे कि तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, तो गरीबी आकलन से। अगर पूछा जाए कि तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया, तो 2009 में तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट नंबर 4, रंगराजन समिति 2012 में गठित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 60 दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। यानी राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है उसका प्रावधान अनुच्छेद 60 में है। कुछ अन्य दोस्तों राष्ट्रपति से रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 52 की अगर बात करें तो इसमें राष्ट्रपति का पद दिया गया है, यानी इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 की अगर बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 55 की अगर बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, यानी राष्ट्रपति की पद की अवधि क्या होगी, तो सभी को पता होगा 5 ईयर्स दोस्तों। नेक्स्ट, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसका वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 59 इसमें दोस्तों शर्तें दी गई हैं। नेक्स्ट, अगर हम अनुच्छेद 60 की बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ जो दोस्तों उसका प्रावधान है वो अनुच्छेद 60 में दिया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, तो अनुच्छेद 61 अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई समुदाय कितने प्रतिशत हैं, तो दोस्तों प्रत्येक शिफ्ट में जनगणना से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इस पर मैं कल जनगणना पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई समुदाय कितने प्रतिशत है, तो 2.3% पर दोस्तों ईसाई समुदाय है। नेक्स्ट, कुछ अन्य फैक्ट की बात करते हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दोस्तों कुल आबादी का लगभग 19.3% अल्पसंख्यक समुदाय है। अल्पसंख्यक श्रेणी में दोस्तों 6 समुदाय हैं। अब बात करते हैं कि इनमें किनका कितना परसेंट है, तो नंबर 1 पर दोस्तों मुस्लिम, अगर आबादी की बात करें 14.2% यानी 17.22 करोड़। नेक्स्ट, ईसाई 2.3% यानी 2.78 करोड़। नेक्स्ट, सिख की अगर बात करें तो 1.7% यानी 2.08 करोड़। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो 0.7% यानी 0.84 करोड़ जनसंख्या है इनकी। नेक्स्ट, नंबर 5,
जैन की अगर बात करें तो 0.4%, यानी 0.45 करोड़। नेक्स्ट नंबर 6 फारसी, 0.004% दोस्तों पारसी समुदाय है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें कि हिंदू आबादी कितनी है, तो 79.8%, यानी 96.63 करोड़ हिंदू आबादी है। इसमें अन्य की अगर बात करते हैं तो 0.7%। साथ ही दोस्तों 0.2% ने अपना कोई भी धर्म ही नहीं बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। यानी बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर दोस्तों बात करें, अगर यही क्वेश्चन पूछा गया होता कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी, ये भी याद रखना है। अब 22 भाषाएं दोस्तों कौन कौन सी थी उनको देख लेते हैं। तो हिंदी, संस्कृत, मलयालम, तमिल, नंबर 5 पर तेलुगु, नंबर 6 उड़िया, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उर्दू, कश्मीरी, कन्नड़, पंजाबी और असमिया। दोस्तों ये 14 भाषाएं जो हैं ये मूल संविधान में थी। ठीक है दोस्तों, बाकी जो भाषाएं वो समय समय पर संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। अगर यहाँ पर बात करें कि 15वीं भाषा कब जोड़ी गई, तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में दोस्तों 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर 16वीं नेपाली, 17वीं मणिपुरी और 18वीं भाषा कोंकणी ये कब जोड़ी गई, तो यह तीनों भाषाएं दोस्तों मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में भारतीय संविधान में जोड़ी गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी भाषा कब जोड़ी गई, तो यह दोस्तों चारों भाषाएं 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 ईस्वी में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि सरोद वादक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो अलाउद्दीन खान हमारा एग्जैक्ट आंसर होता। यहाँ पे दोस्तों सरोद इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अन्य दोस्तों कुछ वाद्य यंत्र और उनके वादक को देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में प्रत्येक दिन पूछा जा रहा है। यहाँ पे शहनाई वादक की अगर बात करें तो बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद और बागेश्वरी कमर दोस्तों ये प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट सितार वादक पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान दोस्तों प्रसिद्ध सितार वादक हैं। नेक्स्ट दोस्तों सरोद वादक की अगर बात करें तो अली अकबर खान, अमजद अली खान, अयान अली खान, अमान अली खान दोस्तों ये प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। नेक्स्ट तबला वादक की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों गुदई महाराज, अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन दोस्तों ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। नेक्स्ट बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष ये दोस्तों प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया से दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बांसुरी यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रानी की वाव कहाँ है। तो रानी की वाव दोस्तों क्वेश्चन 8 मई के शिफ्ट में पूछा गया था, तो ये दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा गुजरात। अगर दोस्तों पूछा जाए कि ये किस नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों इसका निर्माण की अगर बात करें तो 1063 ईस्वी में चालुक्य वंश की रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव द्वितीय की याद में कराया था। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कि इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, तो 22 जून 2018 को रानी की वाव को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ये भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट दोस्तों, राउत नाच किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर ही करें। तो दोस्तों क्वेश्चन 15, भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? यानी दोस्तों जो भारत में जनगणना की जाती है तो कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो 10 वर्ष इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अगर दोस्तों बात करें जनगणना कब से प्रारंभ हुई, तो प्रारंभ दोस्तों 1872 में मेयो के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद दोस्तों नियमित जनगणना यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में रिपन के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 10 डिग्री चैनल किस को अलग करता है? यानी 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें कि 8 डिग्री चैनल, तो ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल दोस्तों मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। यहाँ पे दोस्तों 10 डिग्री तो अभी बता चुका हूँ कि अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। यहाँ पर दोस्तों अगर देखें भारत का मैप कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे दोस्तों लक्षद्वीप समूह, यहाँ अंडमान और निकोबार, तो यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। इधर दोस्तों मिनिकॉय और इधर मालदीव, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखने हैं आपको, भूलने बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। अगर दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाए कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम में है। अगर दोस्तों बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात करें तो रोजर बिन्नी दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं। सीईओ की अगर हम बात करें, सीईओ कौन है, तो हेमांग अमीन दोस्तों इसके सीईओ हैं, और बीसीसीआई के सचिव दोस्तों जय शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 1727 में आमेर के राजा जय सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों अगर बात करें 1727 में आमेर के राजा जो जय सिंह थे, उन्होंने अपनी राजधानी आमेर से कहाँ पर स्थानांतरित की थी? तो जयपुर दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सती प्रथा का अंत कब किया गया? तो सती प्रथा का अंत दोस्तों 1829 ईस्वी में किया गया था। 1829 में सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया था। नेक्स्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ? तो राजा राम मोहन राय हमारा उस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम कब फेंका था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 अप्रैल 1928 ईस्वी में दिल्ली असेंबली में दोस्तों भगत सिंह द्वारा बम फेंका गया था। इसे दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से इस पर मुकदमा चलाया गया था, और 7 अक्टूबर 1930 को फैसले के अनुसार राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को दोस्तों फांसी की सजा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 को दोस्तों इन्हें फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़े महाद्वीप की अगर बात करें दोस्तों तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। महाद्वीप की अगर दोस्तों हम संख्या की बात करें तो टोटल कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें दोस्तों हम क्षेत्रफल के अनुसार इनका क्रम देख लेते हैं, क्योंकि क्रम से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका हमारा तब करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रफल के क्रम में अगर देखें एशिया महाद्वीप फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड अगर देखें तो अफ्रीका,
थर्ड उत्तरी अमेरिका, फोर्थ दक्षिणी अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, सिक्स यूरोप और सेवन ऑस्ट्रेलिया। यानी दोस्तों सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट, अगर इनके क्रम की जनसंख्या में बात करें तो जनसंख्या में भी दोस्तों एशिया महाद्वीप पहले नंबर पे आएगा। 59.4% जनसंख्या दोस्तों, विश्व की 59.4% जनसंख्या केवल एशिया महाद्वीप पर निवास करती है। और अफ्रीका महाद्वीप सेकेंड नंबर पे, जिस पर 17.6% जनसंख्या निवास करती है। थर्ड नंबर यूरोप महाद्वीप 9.4%। फोर्थ नंबर उत्तरी अमेरिका 7.5% जनसंख्या निवास करती है। फिफ्थ पे दक्षिणी अमेरिका 5.5%। सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 0.6% और सेवन पर अंटार्कटिका दोस्तों, इस पर मानव निवास नहीं करते हैं। इस पर दोस्तों भारत के कुछ परमाणु शोध संस्थान हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान है, केवल वैज्ञानिक इस पर निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी पुस्तक है? तो यह दोस्तों पुस्तक 14वें दलाई लामा की पुस्तक है, फ्रीडम इन एक्साइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंगानुपात कितना है? 879 दोस्तों हरियाणा राज्य का लिंगानुपात है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि भारत का लिंगानुपात कितना है तो 943 भारत का लिंगानुपात है। अगर यहाँ पे बात करें कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है तो केरल राज्य का दोस्तों 1084 लिंगानुपात है। नेक्स्ट, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है अगर पूछा जाए तो पांडिचेरी है, जिसका 1037 लिंगानुपात है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है, जिसका लिंगानुपात 618 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य दोस्तों पाक जल संधि है। अगर मैप में बात करें तो यहाँ पे श्रीलंका है, तो पाक जल संधि दोस्तों यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल हमें याद रखना है कि पाक जल संधि कहाँ पे है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, अनुच्छेद 26 का संबंध किससे है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 26। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करते हैं, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में आर्टिकल भी पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 14 दोस्तों विधि के समझ क्षमता से संबंधित है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से रिलेटेड है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्लॉज ए राज्य दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यह अनुच्छेद 21A में बताया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को ही दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में महाबलेश्वरम के पास पश्चिमी घाट से दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, केलुचरण महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओडिसी। तो केलुचरण महापात्रा का संबंध दोस्तों ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। शास्त्रीय नृत्य का दोस्तों एक वीडियो हमारा इस चैनल पर अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें हमने सभी 8 शास्त्रीय नृत्य और उनके नर्तक के बारे में बताया है। नेक्स्ट दोस्तों शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। अगर इसमें बात करें कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो उसमें नंबर 1 पर भरतनाट्यम आता है, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह दोस्तों सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। सेकेंड नंबर पर मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित, कथकली ये भी केरल राज्य का, और नंबर 4 कथक ये उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है।
नेक्स्ट ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट नंबर 7 कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नंबर 8 पर सत्रिया दोस्तों ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। यह दोस्तों सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरत नाट्यम दोस्तों सबसे प्राचीन है। और सबसे नया अगर पूछा जाए तो सत्रिया सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल की अगर दोस्तों बात करें तो इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट कुछ अन्य खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या देख लेते हैं। कबड्डी में अगर बात करते हैं तो इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं। और नेट बॉल की अगर बात करें तो इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी और वॉलीबॉल में दोस्तों 6 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी में दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट वाटर पोलो में दोस्तों 7 खिलाड़ी होते हैं और पोलो में 4 और रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा असम, यानी असम राज्य में दोस्तों अम्बुबाची मेला लगता है। यह मेला दोस्तों कामाख्या देवी मंदिर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है 30 दिसंबर 1932, यानी 30 दिसंबर 1932 को गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 वर्ष, यानी राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु दोस्तों 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी दोस्तों सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 फेफड़े किससे प्रभावित होते हैं, यानी किस रोग द्वारा दोस्तों फेफड़े प्रभावित होते हैं, तो निमोनिया से दोस्तों फेफड़े प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। कालबेलिया नृत्य राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट राजस्थान राज्य के अन्य नृत्य कालबेलिया घूमर भवई 13 ताली गुड़ला और पनियारी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कुछ अन्य राज्यों के नृत्य की, तो इसमें छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कर्मा डागला टपाली और पंडवानी ये छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। असम में दोस्तों बिहुआ नट पूजा नागा नृत्य और देवधानी। बिहार की अगर बात करें तो छाऊ जटा जटिन धोबिया पाइका और जोगिया बिहार के नृत्य हैं। नेक्स्ट महाराष्ट्र लावड़ी तमाशा गजा कोली बोहरा और नकटा ये दोस्तों महाराष्ट्र के नृत्य हैं। नेक्स्ट नागालैंड राज्य की बात करें तो चौंग रेगमा वास और चंगी ये नागालैंड के प्रसिद्ध नृत्य हैं। गुजरात राज्य में गरबा डांडिया टिप्पाड़ी और रासलीला ये गुजरात के प्रसिद्ध नृत्य हैं। नेक्स्ट उड़ीसा राज्य धाप छाऊ घूमुर रड़पा ओडिसी डंडारी और सवारी ये दोस्तों उड़ीसा राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं। अब दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश के देखते हैं रासलीला नटवारी चरकुला राई जोगिनी नौटंकी झूला दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्य हैं। नेक्स्ट दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो खिलजी वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो फिरोज खिलजी दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है, ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा बिपाशा, यानी ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा है। कुछ अब अन्य नदी और उनके प्राचीन नाम की बात करते हैं,
तो झेलम के अगर प्राचीन नाम की बात करें तो वितस्ता, ब्यास नदी के पूरा प्राचीन नाम की बात करें तो बिपाशा, सतलज नदी को शतुद्री और रावी नदी को परशुड़ी, चेनाब नदी को अश्किनी, गंडक नदी को सदानीरा। ये दोस्तों इनके प्राचीन नाम हैं। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,